हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में आज अकाउंट्स का हम 37वां लेक्चर कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम अकाउंट्स एनसीईआरटी क्लास 12 की सेकंड बुक का चैप्टर 3 करेंगे। जैसे कि आपको पता है हमने लेक्चर 36 में सेकंड चैप्टर को कंप्लीट किया था, तो आज हम लेक्चर 3 और लेक्चर 4 इसके बाद हमारा शाम में एक लेक्चर आएगा जिसमें हम लेक्चर 4 को कंप्लीट कवर कर लेंगे एक ही लेक्चर में। उसके बाद हमारा लेक्चर 5 और लेक्चर 6 रह जाएंगे। लेक्चर 5 थोड़ा लेंथी है, इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करके आपको कराएंगे और लेक्चर 6 को हम एक ही सिंगल पार्ट में कोशिश करेंगे कवर करने की। हालांकि ये चैप्टर भी थोड़ा लेंथी है, लेकिन जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है हम उसी टॉपिक को कवर करेंगे। अब जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के हम सीरीज ने हमने कल से स्टार्ट की थी, उसे हम जब तक अकाउंट्स के कंप्लीट नहीं हो जाते लेक्चर हम अल्टरनेट चलाएंगे। यानी कि आज जैसे कि हम अकाउंट्स के 2 लेक्चर लाएंगे और आज इंडियन नेशनल मूवमेंट का कोई भी लेक्चर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। कल आपको एक लेक्चर अकाउंट्स के साथ एक लेक्चर इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि स्पेक्ट्रम का मॉडर्न हिस्ट्री का एक चैप्टर आपको कवर कराया जाएगा एक लेक्चर के रूप में। तो साथ साथ हम अल्टरनेट जब तक ये हमारे अकाउंट्स के टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए हम अकाउंट्स के को साथ साथ पहले कवर करते रहेंगे। जब हमारे ये 5 से 6 लेक्चर में बचे हुए कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 3rd एंड 4th चैप्टर एक लेक्चर में कवर हो जाएगा। 2 लेक्चर जो कि हम आज लेने वाले हैं, उसके बाद 2 चैप्टर रह जाएंगे, उसको भी हम 2 से 3 लेक्चर में कवर कर लेंगे। यानी कि टोटल हमारे 4 या 5 लेक्चर और आएंगे। आज के लेक्चर्स को मिलाकर हमारे टोटल 4 या 5 लेक्चर्स आएंगे, तो हम इसको इसी वीक कंप्लीट कर लेंगे अकाउंट्स को। तो हमारा बिल्कुल फिर इसके बाद आपको एक पूरा कंबाइंड मर्ज वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो लेक्चर 1 से लेकर अकाउंट्स का लास्ट लेक्चर तक आपको एक ही वीडियो में, सिंगल वीडियो में पूरा रिवीजन करने का जिसमें मौका मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं अपने टॉपिक से। तो हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर 3, कंपनी के वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। 12th क्लास की जो सेकंड बुक हम कर रहे हैं, ये सारी की सारी कॉन्सेप्ट बेस्ड है। फर्स्ट बुक में न्यूमेरिकल बेस्ड थे, जिससे आपको न्यूमेरिकल डायरेक्टली पूछे जाएंगे एग्जाम में, और जो सेकंड बुक है ये हमारी सीधी कॉन्सेप्ट बेस्ड है। इससे आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या स्टेटमेंट वाइज यूपीएससी के द्वारा स्टेटमेंट वाइज भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें 6 टॉपिक हैं। वित्तीय विवरणों का अर्थ, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय विवरणों की प्रकृति, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय विवरणों के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय विवरणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय विवरणों की उपयोगिता एवं महत्व, यूजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वित्तीय विवरणों की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक से। वित्तीय विवरणों की प्रकृति, उद्देश्यों को समझने के साथ साथ वित्तीय विवरणों के प्रकार, उसके स्वरूप एवं विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्ट जो है, उसके उपयोग एवं सीमाओं के संबंधों के बारे में देखेंगे इसमें हम। और वित्तीय विवरण तैयार करना यानी कि लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। यानी कि फाइनेंशियल जो प्रोसेस होता है, अकाउंटिंग जो प्रोसेस होता है, उसका लास्ट जो स्टेप है वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना, यानी कि बैलेंस शीट तैयार करना किसी भी कंपनी के लिए एक लास्ट स्टेप होता है। इसका निर्माण उन समानांतर संगत लेखांकन परिकल्पनाओं यानी कि कॉन्सेप्ट, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, कार्यनीतियों और वैधानिक वातावरण के आधार पर होता है, जिनके अंतर्गत व्यावसायिक संगठन अपने क्रियाकलापों का परिचालन करता है। ये विवरण लेखांकन प्रक्रिया के संक्षिप्तीकरण का सुखद परिणाम होते हैं। तो यहाँ ब्रीफ में थोड़ा बताया गया है चैप्टर के बारे में। तो इसमें अपने टॉपिक से शुरू करते हैं। पहले टॉपिक से वित्तीय विवरणों का अर्थ, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वित्तीय विवरण आधारभूत एवं औपचारिक साधन होते हैं, यानी कि इनफॉर्मल फॉर्मल, औपचारिक होता है फॉर्मल, इनफॉर्मल होता है अनौपचारिक, जिनके माध्यम से निगम यानी कि कंपनी, प्रबंध स्वामियों तथा अन्य विभिन्न बाह्य उपयोगकर्ताओं, जिनमें निवेशक, कराधान अधिकारी, सरकार, कर्मचारी आदि सम्मिलित हैं, इनको वित्तीय सूचनाएं संचारित करता है। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का जो उद्देश्य है, उसके कई सारे पर्पस होते हैं। पहला कि कंपनी को अपनी वित्तीय हालत के बारे में जानना, यानी कि बैलेंस शीट के थ्रू वो अपनी वित्तीय हालत जानती है कि अब कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। दूसरा, उसके मैनेजमेंट जो टीम है, जो मैनेजर्स हैं, उनको सूचित करना, इन्फॉर्म करना कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट किसी भी कंपनी का उसकी वित्तीय सूचनाओं के आधार पर ही बताया जा सकता है। अगर फाइनेंशियल कंडीशन उसकी पॉजिटिव है या ग्रोथ दिखा रही है, ग्रोथ ट्रेंड दिखा रही है, तो इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छा है, और नेगेटिव ट्रेंड है तो इसका मतलब मैनेजमेंट स्किल्स, मैनेजिंग टीम के पास अच्छी स्किल्स नहीं है। और बाकी उद्देश्य क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स को बताना, टाइम टू टाइम शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करना कि उनकी कंपनी
जिसमें उन्होंने पब्लिक ने पैसा या शेयर होल्डर्स ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, इनको भी तो पता चलना चाहिए, क्योंकि इनका पैसा इन्वेस्ट है, इनका पैसा रिस्क पर है, तो इन शेयर होल्डर्स को भी पता चलना चाहिए कि कंपनी की ग्रोथ ट्रेंड कैसा है, वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। इसी तरह कराधान अधिकारी यानी कि टैक्सेशन ऑफिसर जो होते हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि कंपनी प्रॉफिट में है तो ताकि उस पर टैक्स काटा जाए, या कंपनी लॉस में है तो उनको टैक्स में रिलैक्सेशन दिया जाए या रिडेम्पशन दिया जाए। फिर सरकार, कर्मचारी आदि सम्मिलित होते हैं। कर्मचारियों को यानी कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को भी इन्फॉर्म करती है ताकि कंपनी अपने एम्प्लॉय को बोनस प्रदान कर सके। अब सामान्यतः कंपनी के लेखांकन अवधि के अंत में तुलन पत्र होता है तैयार, यानी कि बैलेंस शीट, या तो फाइनेंशियल ईयर के स्टेटमेंट लास्ट ईयर उसमें होती है, लास्ट में जो भी फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होता है, और लाभ व हानि विवरण को प्रदर्शित करती है। अब रोकड़ प्रवाह विवरण को भी वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग समझा जाता है। अब इसमें दूसरा टॉपिक हमारा वित्तीय विवरणों की प्रकृति, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस टाइप के होते हैं। परिघटनाओं तथा तथ्यों के का काल क्रमानुसार अभिलेखन, जो कि एक स्पष्ट निश्चित अवधि के लिए मौद्रिक शब्दावली में व्यक्त किए जाएं, वित्तीय विवरणों को की आवधिक तैयारी के लिए आधार होते हैं, यानी कि इनकी टाइमली प्रोसेस के लिए वित्तीय विवरणों के आधार होते हैं, जो कि एक अवधि के दौरान प्राप्त किए गए वित्तीय विवरणों परिणामों के आधार पर एक विशिष्ट तिथि पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। यानी कि कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी टाइम पीरियड के आधार पर ही देखा जाता है, यानी कि अगर 1 महीने का देखा जाए या 2 महीने का या 6 महीने का या 1 साल का, जनरली इसको फाइनेंशियल ईयर की एंड में, यानी कि मार्च, पूरा जो मार्च एंड होती है, मार्च में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा जाता है कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट किस तरफ ट्रेंड कर रही है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स वित्तीय विवरणों की प्रकृति को इस प्रकार व्यक्त करता है, यानी कि AICPE के द्वारा वित्तीय विवरणों की जो परिभाषा दी गई है वो क्या है। वित्तीय विवरणों को एक आवधिक समीक्षा प्रस्तुत करने के लिए, यानी कि एक टाइमली रिव्यू प्रेजेंटेशन करने के लिए प्रबंध द्वारा, मैनेजमेंट द्वारा की गई प्रगति की रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट को दर्शाने के उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनेजर्स की टीम द्वारा वित्तीय विवरण, यानी कि फाइनेंशियल जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है कंपनी की, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी टाइमली रिव्यू किया जाता है। तथा ये व्यवसाय में निवेश की स्थिति से संबंध रखते हैं, यानी कि जब जाहिर सी बात है कंपनी प्रॉफिट में दिखा रही होगी तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी में आएगा। और समीक्षा अवधि के दौरान उपलब्धि के परिणामों को प्रकट करता है, यानी कि जो समीक्षा जिस टाइम पीरियड की का रिव्यू किया जाता है उस टाइम पीरियड के दौरान का, उसमें उसके अचीवमेंट कंपनी के दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं कि कंपनी ने किस किस मंथ में कितना ग्रोथ किया, कितनी सेल की, कितना प्रॉफिट अर्न किया, कंपनी का कितना टर्नओवर रहा। ये अभिलिखित तथ्यों, लेखांकन सिद्धांतों तथा वैयक्तिक निर्णयों के एक संयोजन को प्रतिबिंबित करते हैं। निम्नलिखित बिंदु वित्तीय विवरणों की प्रकृति की स्पष्ट व्याख्या करते हैं। पहला है अभिलिखित तथ्य, रिकॉर्ड फैक्ट्स। वित्तीय विवरण खाता पुस्तकों में लागत आंकड़ों के रूप में अभिलिखित तथ्यों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। मूल लागत या ऐतिहासिक लागत अभिलिखित लेन देनों का आधार होती है। मूल लागत जो होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट या फंडामेंटल कॉस्ट, इसको हमने शुरुआती लेक्चर्स में बताया है। विभिन्न खातों की राशियां जैसे कि हस्तांतरोकड़ होता है बैंक कैश, यानी कि कैश इन हैंड, और बैंकास्त्रोकड़ बैंक कैश। व्यापारिक प्राप्य यानी कि ट्रेड रिसीवेबल, स्थायी परिसंपत्तियां, फिक्स्ड अकाउंट एसेट्स आदि को खाता पुस्तकों में अभिलिखित राशियों के अनुसार लिया जाता है। भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न मूल्यों पर क्रय की गई परिसंपत्तियों को उनके लागत मूल्य को दर्शाते हुए एक साथ रखा जाता है, यानी कि उनका जो कॉस्ट प्राइस है उसके साथ रखा जाता है। चूंकि अभिलिखित तथ्य बाजार मूल्य पर आधारित नहीं होते हैं, यानी कि मार्केट वैल्यू पर कोई भी चीज़ बेस्ड नहीं होती है। मार्केट वैल्यू कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट के वैल्यू जो होते हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। अतः वित्तीय विवरण संबंध वस्तु की वर्तमान वित्तीय स्थिति को नहीं दर्शाते हैं, यानी कि मार्केट वैल्यू जो है वित्तीय विवरण की जो करंट वैल्यू को नहीं दर्शाते हैं। करंट जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको सही तरीके से नहीं दर्शाता है। अगली है लेखांकन परंपराएं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। वित्तीय विवरण तैयार करते समय कुछ निश्चित लेखांकन परंपराओं का अनुपालन किया जाता है, जैसे लागत या बाजार मूल्य जो भी कम होगा उस पर माल मूल्यांकन की परंपरा अपनाई जाती है। या तो कॉस्ट पर देखी जाएगी कीमत, जो कॉस्ट होगी कंपनी की, या फिर बाजार मूल्य। लेकिन बाजार मूल्य मार्केट वैल्यू पर कब देखा जाएगा, जब मार्केट वैल्यू कॉस्ट वैल्यू से कम होगी, उस कंडीशन में मार्केट वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा। यानी कि कुल कहने का मतलब यह है कि कॉस्ट जो आई है, लागत जो आई है उसमें और मार्केट वैल्यू में जो कीमत कम होगी उसी के आधार पर
मूल्यांकन किया जाएगा। एक परिसंपत्ति को लागत से कम करने हेतु तुलन पत्र के लिए मूल्य ह्रास को अनुपालित किया जाता है। छोटी मदों जैसे कि पेंसिल, पेन, पोस्टेज स्टाम्प आदि के लेन देन हेतु सारता की परंपरा का अनुपालन किया जाता है। सारता की परंपरा यानी कि जो ये कॉन्सेप्ट है सारता की परंपरा, इसको हमने जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि सारे के सारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो इसी चैप्टर में है, 11th क्लास एनसीईआरटी के चैप्टर 3 में। ऐसी मदों को उस वर्ष के व्यय के रूप में प्रदर्शित किया जाता है जिसमें वे खरीदी गई थी, भले ही वे प्रकृति में परिसंपत्तियां हैं। लेखन सामग्री को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है, ना कि लागत या बाजार मूल्य पर। यानी कि लेखन सामग्री जो होती है, अकाउंटिंग मटेरियल्स जो होता है, उसको कॉस्ट पर मूल्यांकित किया जाता है, ना कि लागत या बाजार मूल्य पर, जो भी न्यूनतम हो उसके आधार पर। लेखांकन परंपराओं के उपयोग से वित्तीय विवरण तुलनात्मक, सरल एवं वास्तविकतापूर्ण बन जाते हैं। अगला इसमें है अभिधारणाएं यानी कि पोस्टुलेट्स या परसेप्शंस आप कह सकते हैं, परसेप्शंस। वित्तीय विवरण कुछ निश्चित मूलभूत संकल्पनाओं या पूर्वानुमान जो होते हैं उन पर तैयार किए जाते हैं, जिन्हें हम अभिधारणाओं या परसेप्शन के नाम से जानते हैं। जैसे सतत व्यापार संकल्पना, ये भी हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसमें इसी चैप्टर में हमने सतत व्यापार संकल्पना यानी कि गोइंग कंसर्न पोस्टुलेट या कॉन्सेप्ट, इसके बारे में भी चर्चा की है। मुद्रा मापन, मनी मेजरमेंट पोस्टुलेट, इसको भी बताया है डिटेल में। आगम प्राप्ति, रियलाइजेशन पोस्टुलेट, ये सारे हमने कॉन्सेप्ट डिटेल में कवर किए हैं। सतत व्यापार अवधारणा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा, यानी कि हर व्यवसाय, जो भी व्यवसाय स्टार्ट किया जाता है, जो भी स्टार्टअप को स्टार्ट किया जाता है, उसको ये मानकर चला जाता है कि ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा। ये एक अवधारणा, ये पूर्व अनुमान पहले ही मान लिया जाता है। अतः परिसंपत्तियां ऐतिहासिक लागत आधार पर दर्शाई जाती हैं। मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार मुद्रा का मूल्य विभिन्न समय अवधियों पर समान रहेगा। यानी कि मुद्रा मापन संकल्पना क्या कहती है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि किसी भी समय, यानी कि कंपनी को स्टैब्लिश हुए कितने भी साल हो गए हों, लेकिन उसके जो एसेट्स हैं उसकी वैल्यू को वो बेस कॉस्ट वैल्यू पर ही काउंट करेगा, यानी कि लागत मूल्य पर ही, जिस मूल्य पर उनको खरीदा गया था। अब भले ही उस कंपनी को रन करते हुए 10 साल हो गए हों, 10 साल उसको रन करते हुए हो गए हों, लेकिन उसको उसकी कॉस्ट वैल्यू पर ही कंसिडर किया जाएगा। हालांकि मुद्रा की क्रय क्षमता में प्रबल परिवर्तन आया है और विभिन्न समय अवधियों में क्रय की गई परिसंपत्तियों को उनके क्रय मूल्य पर ही दर्शाया जाता है। लाभ व हानि विवरण तैयार करते समय आगम को, यानी कि रेवेन्यू को विक्रय के वर्ष में ही दर्शाया जाएगा। जो रेवेन्यू होगा, जितना भी रेवेन्यू आएगा उसको सेलिंग ईयर में ही दर्शाया जाएगा, जिस ईयर में सेल हुई है। हालांकि हो सकता है कि विक्रय मूल्य की वसूली एक लंबी अवधि तक होती रहे। इस अवधारणा को आगम प्राप्ति अवधारणा कहते हैं, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई आपकी कंपनी पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो आपने अगर इस ईयर यानी कि 2021-22 इस फाइनेंशियल ईयर में आपने इस पेंसिल को सेल किया है। अब जब सेल कर दिया है पेंसिल का पूरा एक स्टॉक, मान लीजिए 10,000 का आपने सेल किया, लेकिन इस 10,000 को आपने उधार पर सेल किया, लेकिन जो रेवेन्यू कॉन्सेप्ट होगा उसके अनुसार इस पेंसिल को इसी साल ही कंसिडर किया जाएगा, चाहे भले ही इसकी प्राप्ति आपको 2 या 3 साल तक उधार के रूप में थोड़े इंस्टॉलमेंट में होती रहे। अगला है इसमें हमारा वैयक्तिक निर्णय, पर्सनल जजमेंट्स। कई बार वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किए गए तथ्य एवं राशियां व्यक्तिगत राय, अनुमानों तथा निर्णयों पर आधारित होते हैं। परिसंपत्तियों के ह्रास का निर्धारण स्थिर परिसंपत्तियों के आर्थिक जीवन की उपयोगिता को ध्यान में रखकर होता है। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान वैयक्तिक अनुमानों एवं निर्णयों पर बनाया जाता है। माल के मूल्यांकन में लागत या बाजार मूल्य जो भी न्यूनतम होता है अपनाया जाता है। जब किसी माल की लागत पर या फिर बाजार मूल्य का निर्णय लेना होता है, तब कुछ निश्चित विचारों के आधार पर अनेक वैयक्तिक निर्णय लेने पड़ते हैं, यानी कि पर्सनल जजमेंट्स लेने पड़ते हैं। जब वित्तीय विवरणों को तैयार किया जाता है तो व्यक्तिगत राय, निर्णय तथा अनुमान लगाए जाते हैं, ताकि परिसंपत्तियों, देयताओं, आय व्यय के आधिक्य की संभावना से बचा जा सके, और इसमें रूढ़िवाद की परंपरा को ध्यान में रखा जाता है। अगला इसमें टॉपिक है हमारा वित्तीय विवरणों के उद्देश्य। वित्तीय विवरणों के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वित्तीय विवरण अंशधारकों और बाहरी पक्षों द्वारा किसी संस्था की लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति को समझने हेतु संबंधित सूचनाओं के आधारभूत स्रोत हैं। ये एक विशिष्ट समय अवधि के दौरान परिसंपत्तियों एवं देयताएं, संपत्ति एसेट्स और देयताएं लायबिलिटीज,
लायबिलिटीज जो कि देनदारियां हैं किसी भी कंपनी पर के संदर्भ में व्यवसाय के परिणामों के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं जो निर्णय लेने का आधार प्रदान करते हैं। आपसे अकाउंट्स में अगर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये ना आप मत मान के चलें कि आपसे बिल्कुल एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपसे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, यह आप बिल्कुल आपने दिमाग में बैठा लें। अतः वित्तीय विवरणों का प्राथमिक उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को निर्णय लेने में सहायता करना है। विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार है। पहला, एक व्यवसाय के आर्थिक संसाधनों एवं दायित्वों के संदर्भ में सूचना उपलब्ध कराना, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ ए बिजनेस। इन्हें इसलिए तैयार किया जाता है ताकि एक व्यावसायिक फर्म के निवेशकों एवं बाहरी पक्षों जिनका सीमित प्राधिकार, सक्षमता या सूचना प्राप्ति के सीमित संसाधन होते हैं के लिए उसके आर्थिक संसाधनों एवं दायित्वों के बारे में पर्याप्त, विश्वसनीय तथा आवधिक सूचना उपलब्ध कराई जा सके। दूसरा उद्देश्य, व्यवसाय की अर्जन क्षमता के बारे में सूचना उपलब्ध कराना, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। इसमें वित्तीय विवरण उपयोगी वित्तीय सूचनाएं प्रदान करते हैं जो कि एक व्यावसायिक फर्म की अर्जन क्षमता के पूर्वानुमान, तुलना तथा पुनर्मूल्यांकन के लिए लाभप्रद ढंग से उपयोग में लाई जा सकती है। तीसरा है रोकड़ प्रवाह के संदर्भ में सूचना उपलब्ध कराना। तीसरा उद्देश्य होता है इसका टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लोज। ये एक व्यवसाय के बारे में उसके निवेशकों यानी कि इन्वेस्टर्स, ऋणदाताओं यानी कि क्रेडिटर्स को उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं ताकि वे राशि, समयबद्धता तथा संबंधित अनिश्चितताओं के परिप्रेक्ष्य में रोकड़ प्रवाह का पूर्वानुमान, तुलना, मूल्यांकन तथा सक्षमता को जान सके। चौथा उद्देश्य होता है प्रबंध की प्रभावशीलता को आकलित करना, टू जज इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट। वित्तीय विवरण एक व्यवसाय की प्रबंधन क्षमता को आकलित करने के लिए उपयोगी जानकारी देते हैं ताकि वे व्यवसाय के संसाधनों को प्रभावशाली तरीके से उपयोग कर सकें। पांचवा उद्देश्य इसका होता है समाज को प्रभावित करने वाली व्यावसायिक गतिविधियों के संदर्भ में सूचना, इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस अफेक्टिंग द सोसाइटीज। ये समाज पर प्रभाव डालने वाली व्यवसाय की उन गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट देते हैं जो निर्धारित एवं मापी जा सकती हैं तथा व्यवसाय के सामाजिक वातावरण में महत्वपूर्ण होती हैं। और इसमें छठा उद्देश्य है लेखांकन नीतियों को प्रकट करना, डिस्क्लोजिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण नीतियों एवं अवधारणाओं यानी कि परसेप्शंस के संदर्भ में जानकारी देती है जिन्हें लेखांकन प्रक्रिया में अनुपालित किया गया होता है और वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों की सूचना भी देती है ताकि इन विवरणों को बेहतर ढंग से समझा जा सके। अगला इसमें टॉपिक है वित्तीय विवरणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वित्तीय विवरणों में सामान्यतः दो प्रकार के विवरण सम्मिलित होते हैं, तुलन पत्र यानी कि बैलेंस शीट स्टेटमेंट और दूसरा होता है इसमें लाभ व हानि विवरण, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि बाह्य प्रतिवेदनों और प्रबंध की आंतरिक आवश्यकताओं जैसे कि नियोजन यानी कि प्लानिंग, निर्णयन यानी कि डिसीजन मेकिंग और नियंत्रण कंट्रोल के लिए आवश्यक है। इन दो मूलभूत वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त निधियों के संचालन यानी कि फंड्स के ऑपरेटिंग के बारे में तथा कंपनी की वित्तीय स्थितियों के बदलावों के बारे में जानने की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए वित्तीय स्थिति में परिवर्तनों का विवरण या रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। फिर है अंशधारक निधियां, शेयर होल्डर्स फंड। तुलन पत्र में अंशधारक निधियों को उप विभाजित किया गया है, यानी कि बैलेंस शीट जब बनाई जाती है उसमें शेयर होल्डर जो फंड होते हैं उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला है अंश पूंजी यानी कि शेयर कैपिटल, दूसरा है आरक्षित एवं अधिशेष रिजर्व्स एंड सरप्लस, और तीसरा है अंश वारंटों के प्रति प्राप्त धन, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो इसमें पहला है अंश पूंजी। वित्तीय विवरणों की उपयोगिता एवं महत्व, यूजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं में प्रबंध, मैनेजमेंट, निवेशक, इन्वेस्टर्स, अंशधारक, शेयर होल्डर्स, लेनदार, क्रेडिटर्स, सरकार, गवर्नमेंट, बैंकर, कर्मचारी, एम्प्लॉय और लोकजन यानी कि पब्लिक ये सम्मिलित होते हैं। वित्तीय विवरण इन सभी पक्षों को प्रबंध के निष्पादन संबंधी आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं और उपयुक्त आर्थिक निर्णय लेने में सहायता करते हैं या सहायक होते हैं। ये जितनी भी इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं, इन सभी में ये सहायता प्रदान करते हैं। वित्तीय विवरण वार्षिक रिपोर्ट का अनिवार्य भाग है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ईयरली रिपोर्ट का एक कंपलसरी पार्ट है जिसमें संचालक रिपोर्ट, अंकेशक कौन होता है, अकाउंटेंट या कंट्रोलर जनरल, निगमन अधिशासन रिपोर्ट तथा प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण शामिल होते हैं। वित्तीय विवरणों की उपयोगिता एवं महत्व को इसमें पॉइंट वाइज बताया गया है। पहला है प्रबंधकों की संरक्षणता पर रिपोर्ट ऑन स्टीवर्डशिप फंक्शन। वित्तीय विवरण अंशधारकों के लिए प्रबंधकों की कार्यदक्षता की रिपोर्ट करते हैं। वित्तीय विवरणों की सहायता से प्रबंधन की कार्यदक्षता या निष्पादन तथा स्वामित्व की अपेक्षाओं के बीच अंतर को समझा जा सकता है।
फिर है वित्त नीतियों के लिए आधार। बेसिस ऑफ फिस्कल पॉलिसीज, वित्तीय नीतियां विशेष रूप से सरकार की कराधान नीतियां निगमित उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन से संबंधित होती हैं। वित्तीय विवरण औद्योगिक, कराधान तथा सरकार की अन्य आर्थिक नीतियों के लिए विनिर्दिष्ट या निवेश प्रदान करते हैं। अगला इसमें है उपयोगिता, ऋणों की स्वीकृति के लिए आधार। बेसिस ऑफ फॉर ग्रांटिंग ऑफ क्रेडिट, निगमित संस्थानों को बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से विभिन्न उद्देश्य हेतु ऋण उठाने पड़ते हैं। ऋणदाता संस्थान निगमों के वित्तीय निष्पादनों के आधार पर ऋण स्वीकृत करते हैं, अतः वित्तीय विवरण ऋणों के स्वीकार के लिए आधार बनाते हैं। चौथा है प्रत्याशित निवेशकों के लिए आधार। बेसिस फॉर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, निवेशकों में दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों प्रकार के निवेशक सम्मिलित होते हैं, यानी कि कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं कंपनियों में जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, और कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि आप एफडीआई के संदर्भ में देख सकते हैं। कुछ होते हैं एफडीआई करते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाती है, और कुछ एफपीआई या एफआईआई करते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। उनके निवेश के निर्णय में प्रमुख ध्यान देने योग्य बात अपने निवेश के लिए न्यायोचित लाभ के साथ सुरक्षा एवं तरलता होती है। वित्तीय विवरण निवेशकों को दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण शोधन क्षमता आकलन के साथ साथ कारोबार की लाभदायकता को भी आंकने में सहायता प्रदान करते हैं। पांचवा इसमें महत्व है इसका, पहले से किए निवेश के मूल्य हेतु दिशा निर्देश, गाइड टू द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मेड। कंपनी के अंशधारक अपने किए गए निवेश की स्थिति, सुरक्षा तथा वापसी के बारे में जानने को उत्सुक होते हैं, यानी कि जो भी शेयर होल्डर होते हैं कंपनी में, वो जाहिर सी बात है जब उनका पैसा इनमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट है, यानी कि उन्होंने शेयर परचेस कर रखे हैं, तो उनको इसकी फाइनेंशियल कंडीशन जानने के लिए उत्सुकता बनी रहती है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी चल रही है, कहीं वो लॉस में तो नहीं चल रही है, कहीं उनका पैसा डूब तो नहीं जाएगा, ताकि वो जब उनको कंपनी कहीं लॉस में जाती होती है तो शेयर होल्डर फौरन अपने शेयर्स बेचकर यहाँ से पैसा निकाल लेते हैं, पुल आउट कर लेते हैं। इसके साथ ही वे इस संदर्भ में जानकारी पाना चाहते हैं कि वे व्यवसाय में निवेश को अनवरत या सतत रखें या उसे समाप्त कर दें, यानी कि अगर ग्रोथ हो रही है कंपनी में तो वो ये फैसला करते हैं कि इसमें वो अपना पैसा इन्वेस्ट बरकरार रखेंगे, और अगर इसमें लॉस हो रहा है कंपनी में तो उसमें बहुत तेजी के साथ पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह के महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने में वित्तीय विवरण अंशधारकों को जानकारी प्रदान करते हैं। अब ये जानकारी कैसे प्रदान होगी इनको कि कंपनी ग्रोथ कर रही है या इसमें लॉस हो रहा है, ये इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू ही प्रदान होती है। छठा इसका महत्व है व्यापार संगठनों को अपने सदस्यों की सहायता में सहायक, एड्स ट्रेड एसोसिएशन इन हेल्पिंग देयर मेंबर्स। व्यापार संगठन इस उद्देश्य के लिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कर सकते हैं कि वे अपने सदस्यों को सेवा और सुरक्षा प्रदान कर सकें, वे मानक अनुपात विकसित कर सकते हैं और खातों के लिए एक रूपी व्यवस्था निर्मित कर सकते हैं। अगला है इसमें शेयर बाजारों की सहायता, हेल्प्स स्टॉक एक्सचेंजेस। वित्तीय विवरण शेयर बाजारों को वित्तीय निष्पादनों की रिपोर्ट में पारदर्शिता की सीमा को समझने में सहायता करते हैं तथा उन्हें इस योग्य बनाते हैं कि वे निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए अपेक्षित सूचनाओं के लिए मांग कर सकें। वित्तीय विवरण अंश दलालों को इस योग्य बनाते हैं। अंश दलाल कौन से होते हैं? जो शेयर की दलाली करते हैं, जैसे कि जो स्टॉक मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट करने में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू सहायता करते हैं कि विभिन्न संबद्धताओं से वित्तीय स्थिति को जान सकें तथा मूल्य उद्धृत करने के बारे में निर्णय ले सकें। अगला इसमें टॉपिक है वित्तीय विवरणों की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यद्यपि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोगकर्ताओं को सूचना प्रदान करने में अत्यधिक सावधानी बरती जाती है, तथापि इनकी निम्नलिखित सीमाएं हैं। पहला है वर्तमान स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करते, डू नॉट रिफ्लेक्ट करंट सिचुएशन। वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया था, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनके अंदर जिन भी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, जैसे कि एसेट्स का यूज़ किया गया है, उसकी जो पैसे बताए गए हैं वो सारे लागत वैल्यू पर होते हैं, यानी कि उनकी मूल लागत पर होते हैं। बेसिक फंडामेंटल कॉस्ट पर उनको लिखा जाता है, यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पर उनको मेंशन किया जाता है, ना कि करंट कॉस्ट पर। तो इसलिए वो करंट सिचुएशन के बारे में नहीं बताते हैं, ठीक नहीं बताते हैं, क्योंकि धन की क्रय शक्ति बदलती रहती है। जैसे कि परचेजिंग पावर कैपेसिटी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। आज परचेजिंग पावर अलग है, हो सकता है 1 साल बाद या 2 साल बाद या 4 साल बाद 1 लाख रुपए की परचेजिंग पावर कम हो जाए, यानी कि आप जो 1 लाख रुपए में सामान आज खरीद पा रहे हैं वो महंगाई की वजह से 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद या 4 साल बाद आप वो सामान 1 लाख रुपए में जितना सामान खरीद पा रहे थे, अब उतना सामान आपको मान लीजिए 1,20,000 रुपए में मिल रहा है, या फिर उसका 1 लाख रुपए में उतने ही सामान का 80% आपको मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन भी बन सकती है। अतः वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई परिसंपत्तियों एवं दायित्व यानी कि लायबिलिटीज के मूल्य चालू या वर्तमान बाजार स्थिति को नहीं दर्शाते। दूसरी होती है इसमें परिसंपत्तियां वसूल नहीं की जा सकती, एसेट्स में नॉट बी रिकवर्ड।
लेखांकन को विशेष रूढ़ियों के आधार पर तैयार किया जाता है, यानी कि इनको परंपराओं के आधार पर, ट्रेडिशंस के आधार पर तैयार किया जाता है। कुछ एक परिसंपत्तियां संभवतः कथित मूल्य पर वसूली नहीं की जा सकती। अगर कंपनी पर परिसमापन का जोर डाला जाए, तुलन पत्र में दर्शाई गई परिसंपत्तियां केवल असमाप्त या अपरिशोधित लागत प्रदर्शित करती हैं। तीसरा है पक्षपाती यानी कि बायस्ड। वित्तीय विवरण अभिलिखित तथ्यों, संकल्पनाओं तथा प्रयुक्त परंपराओं का परिणाम होते हैं और लेखाकार या लेखपाल के द्वारा विभिन्न स्थितियों में निजी धारणा के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। अतः परिणामों में पक्षपात दिखता है और वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई वित्तीय स्थिति वास्तविक नहीं होती है। जैसे कि हमने आपको बताया कि फाइनेंशियल ईयर की एंड में उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट या फंडामेंटल कॉस्ट पर किसी भी एसेट्स को मेंशन किया जाता है, तो इसलिए करंट वैल्यू या करंट सिचुएशन में उसकी क्या वैल्यू है उसका पता नहीं चल पाता, इसलिए ये एक तरह का बायस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। अगला है इसमें समग्र सूचना, एग्रीगेट इंफॉर्मेशन। वित्तीय विवरण समग्र सूचना दर्शाते हैं, ना कि विस्तृत सूचना। वो एक एग्रीगेट सिचुएशन बताते हैं, यानी कि अगर फाइनेंशियल ईयर को के एंड में कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जा रहा है तो वो पूरे साल की आपको सूचना देगा, एग्रीगेट सूचना देगा, ना कि आपको मंथली या डेली की आपको सूचना नहीं प्रोवाइड की जाएगी, विस्तृत सूचना नहीं मिलेगी। अतः ये शायद उपयोगकर्ताओं को निर्णय लेने में अधिक सहायक नहीं होते, इसलिए उपयोगकर्ता टाइम टू टाइम उस पर प्रॉपर एक डिसीजन नहीं ले पाते। फिर है अनिवार्य सूचना का अभाव, वाइटल इंफॉर्मेशन मिसिंग। तुलन पत्र बाजार से संबंधित हानि, समझौते के उल्लंघन के बारे में सूचना या जानकारी नहीं दर्शाते हैं, जो कि उद्यम हेतु काफी महत्वपूर्ण होती है। फिर है छठा, गुणवत्तापूर्ण या गुणात्मक सूचना की कमी, नो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। वित्तीय विवरण में केवल आर्थिक जानकारी समाहित होती है तथा इनमें औद्योगिक संबंधों, औद्योगिक वातावरण, श्रम संबंधों, कार्य एवं श्रम की गुणवत्ता आदि जैसी गुणात्मक जानकारियां नहीं होती। फिर इसमें ये केवल अंतरिम रिपोर्ट होती है, देयर आर ओनली इंटरिम रिपोर्ट्स। लाभ व हानि विवरण केवल विशिष्ट अवधि में के लाभ हानियों को दर्शाता है, यह आने वाले समय में अर्जन क्षमता के बारे में कुछ नहीं बताता। लाभ और हानि का विवरण एक निर्दिष्ट अवधि के लिए लाभ हानि का खुलासा करता है, यह समय के साथ कमाई क्षमता के बारे में एक विचार नहीं देता। उसी तरह तुलन पत्र में परिलक्षित वित्तीय स्थिति उस समय सही होती है, भविष्य की तारीख में संभावित परिवर्तन को चित्रित नहीं किया जाता है। यानी कि जैसे कि हमने आपको पिछली स्लाइड्स में एग्जांपल दिए हैं कि फाइनेंशियल ईयर की एंड में ही सारा सब कुछ तैयार होता है, तो इसलिए पिछले साल की वैल्यू को आप आज की वैल्यू से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी एसेट्स होते हैं बैलेंस शीट में उन एसेट्स को फंडामेंटल कॉस्ट पर ही मेंशन किया जाता है या हिस्टोरिकल कॉस्ट पर मेंशन किया जाता है, तो करंट वैल्यू का इससे पता नहीं चल पाता। तो इसलिए ये सारी इसकी कमियां हैं या डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये चैप्टर 3 था, ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है। तो एक हमारा चैप्टर 4 आज और आएगा शाम में, तो हमारे बने रहिए हमारे चैनल पर। और कल को हम आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। अभी हम इंडियन नेशनल मूवमेंट जब तक अकाउंट्स के चैप्टर सारे कंप्लीट नहीं हो जाते, 6 चैप्टर हम आपको अल्टरनेट डे पर प्रोवाइड करेंगे, यानी कि एक दिन बीच आपको इसके अकाउंट्स के सिर्फ अकाउंट्स के ही मिलेंगे लेक्चर, और एक दिन उसके अगले दिन नेक्स्ट डे आपको अकाउंट्स के साथ एक इंडियन नेशनल मूवमेंट का लेक्चर मिलेगा। तो अगला जो कल हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट का लेक्चर आएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।